नमस्कार बच्चों, द स्टडी है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है और आज के दिन यूपीएससी का पेपर देकर ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी ने प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। फिलहाल तो जिन बच्चों ने पेपर दिया हुआ है उनको लेवल समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की चीजें आई हैं और काफी पिछले पैटर्न से काफी हटकर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन बनाए हैं। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन भी कम रहे, जैसे ज्योग्राफी के 8 से 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। इन्वायरमेंट के भी 6 से 7 क्वेश्चन आए, कुछ इस तरीके का रेशियो मेंटेन रहा। तो फिलहाल यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित और यहां पर इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 31 तारीख लास्ट डेट होगी जिसमें आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी ने कोई आंसर की गलत दिया हुआ है तो आप इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप उस चीज को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम यहां पर क्वेश्चन को एक बार एक एक करके उसका सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये पेपर डी सेट का है, तो फिलहाल यहां पर सेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, तो सभी सेट में क्वेश्चन तो वही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21 नंबर जो ज्योग्राफी का आपको तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों का ही हम डिस्कस यहां पर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो सबसे पहले हम 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है, तुंगुरा हुआ वोल्केनो विच वॉज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल जियो पार्क बाई यूनेस्को इन 2025 इज सिचुएटेड इन विच वन एमंग दी फॉलोइंग कंट्रीज। कहने का मतलब यहां पर यूनेस्को ने 2025 में ही तुंगुरुआ हुआ वोल्केनो जो कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था जिसे जियो पार्क, वो किस देश में है। तो बस अगर आपको इस ज्वालामुखी के बारे में पता है, अगर यूनेस्को के बारे में करंट अफेयर से संबद्ध करके आपने इसको समझा होगा तो आराम से इसका आंसर आप कर सकते हैं। कौन सा? इक्वाडोर, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 12 देशों में से एक है जहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहां पर यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वाडोर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। तो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न न पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता। विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहली बात यहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लगातार वो न्यूज में बना है, पहले भी और अभी भी बना हुआ है। तो ये पूरी तरह से आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या स्टेटमेंट पूछा गया है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025। बोल रहा है कि यहां पर कान्हा माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है भारत में 2025 में। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, साख्य सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसार साइट इन सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। इसको 2022 में ही राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इसको रामसार साइट के अंदर रखा गया था। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अभी एक तरफ हम बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है, आपने भी हमेशा पढ़ा होगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में, तो यहां पर फिर बीच में राजस्थान का कोई मतलब ही नहीं बनता। पेंच राष्ट्रीय उद्यान होता था, आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बोल सकते थे, लेकिन यहां पर यह राजस्थान की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा कथन यहां पर बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 1 और 2। यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 23 नंबर पर। विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहां पर अंडमान एंड निकोबार के क्लाइमेट से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है कि बताओ अंडमान एंड निकोबार की जलवायु किस तरह की है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, पहला कथन, द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। शब्दों को समझेंगे अब, क्योंकि वो द्वीप है, वहां पर तट ही तट होंगे, तो यहां पर ये जो कोस्टल क्लाइमेट बोला ये बिल्कुल सही है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, मतलब ट्रॉपिकल जोन में है,
इसलिए ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट बोल रहा है, यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्यूमिड, ह्यूमिड बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार को बरसात 4 महीने तक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलता है, फिर उत्तर पूर्वी मानसून से भी 2 महीने तक मिलेगा, तो 6-7 महीने तो उसको डायरेक्ट मानसून से मिल रहे हैं। उसके बाद चक्रवात के माध्यम से मिलेगा, तो साल भर यहां पर नमी बनी रहती है और हमेशा यहां पर अच्छी खासी बरसात होती है। तो यहां का जो जलवायु होगा, यहां का जो क्लाइमेट होगा, कैसा होगा? ह्यूमिड होगा। तो तीसरे का पहला स्टेटमेंट, 23 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पाते हैं, इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, बिल्कुल सही है। जब यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से ही नमी उठाकर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश कराने के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार पे भी बारिश कराता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। दिसंबर एंड मई, मेन तो जब मानसून आ रहा है, मानसून केरला में मानसून पहुंचने से पहले वो अंडमान एंड निकोबार से टकराता है, तो यहां पर पूरा का पूरा 4 महीने जिसके कारण बारिश होता है, वहां पर यहां है ही नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका नाम भी नहीं यहां पर। तो यह बोलना कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मतलब सर्वाधिक वर्षा यह दिसंबर से मई में होता है, दिसंबर से लेकर मई तक, यह बिल्कुल गलत है। सॉरी, दिसंबर और मई में, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जून अगर ऑप्शन होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक, तो फिलहाल यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स और फिनोमिनन इज आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया? मतलब यहां पर जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड है, जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीप है, उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो बताना है। पहला, सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अगर यहां पर यह बोला होता टोटल सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि पश्चिमी घाट पर सबमर्जेंस भी है, दबा हुआ भी है और उठा हुआ भी है, दोनों है। इसलिए यहां पर इसने बोला सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर आपको उठा हुआ, उभरा हुआ और उसमें सबमर्ज हुआ दोनों मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसने पार्ट बोला, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, हम सभी को पता है कि अफ्रीका महाद्वीप का एक सबसे बड़ा जो द्वीपों का देश है, द्वीप जो देश है मेडागास्कर, उससे जुड़ा हुआ था भारत का दक्षिण का पश्चिमी हिस्सा, और उसी से टूटकर अलग हुआ है। तो सिंपल सी बात है, वहां पर टेक्टोनिक मतलब विवर्तनिकी की वजह से यह क्रिया हुई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंज सच एज वेलिकोंडा हिल एंड महेंद्रगिरी हिल। तो यहां पर पूर्वी घाट के ये दोनों पर्वत हैं, और हम सभी को पता है पूर्वी घाट का बहुत ज्यादा क्षरण हुआ है, बहुत ज्यादा अपरदन हुआ है, क्योंकि वो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यहां पर लाखों वर्षों से जब बरसात हो रही है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका अपरदन हो चुका है। इसीलिए उसको रेसिडुअल माउंटेन रेंज कहते हैं, अरावली की तरह। अरावली भी क्या है? रेसिडुअल माउंटेन रेंज। रेसिडुअल का मतलब बचा खुचा। उदाहरण के तौर पे, पहले कभी मान लो कि यहां पर पूर्वी घाट इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हुआ कर रही होंगी, लेकिन अब यहां पर इसका पूरी तरह से अपरदन हो चुका है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से अब इसकी ऊंचाई बस आपको ऐसे ही मिलेगी। तो ये ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा गायब हो चुका है। इसे ही अगर कोई पर्वत ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे हम? रेसिडुअल माउंटेन रेंज। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, डीप वी शेप्ड रिवर वैली फॉर्म बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर। यह बात बिल्कुल सही है कि जो वी आकार की घाटी होती है, जो वी शेप वैली होती है, यह नदी द्वारा ही फॉर्म की जाती है। लेकिन नदी की 3 अवस्था होती है, मतलब सबसे पहले जो यूथफुल स्टेज होगा, यंग स्टेज होगा, ओल्ड स्टेज होगा। ठीक है, यहां पर आपका युवावस्था सबसे पहले होगी, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो नदी जो वी आकार की घाटी बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ युवावस्था में बनाती है। सिर्फ और सिर्फ कहां बनाएगी? युवावस्था में, मतलब यूथफुल स्टेज में, पहले स्टेज में जब वो पर्वतों से उतरेगी। लेकिन उसके आगे नदी जैसे ही बढ़ेगी यहां पर, तो नदी चाहे तेज बहे
चाहे धीमे बहे लेकिन वी आकार की घाटी नहीं बनेगी। वी आकार की घाटी तभी बनेगी जब नदी गहरी होगी। तो नदी का गहरापन होना सिर्फ इसके पहले स्टेज पर होता है, दूसरे और तीसरी स्टेज में नदी चौड़ी होती है, गहरी नहीं होती है। तो वी आकार की घाटी, तो यहां पर नदी कितनी भी तेज बजाए नदी इधर उधर फैलेगा, गहरा नहीं करेगा, वी आकार की घाटी नहीं बनाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन आंशिक रूप से यहां पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वी आकार की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ पहले स्टेज में होता है। अगर आगे नदी तेज बढ़ रही है तो वहां पर वी आकार की घाटी नहीं बनेगी। तो आंशिक रूप से ये प्रश्न सही होने की वजह से आंशिक रूप से गलत भी हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 24 का बी हो जाएगा। ठीक, अगला 25, सागरमाला से संबंधित यहां पर यह थोड़ा सा यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है, कुछ इस तरीके से पूछा गया। चलो सबसे पहले देखते हैं यहां पर किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो भारतमाला है, एक सागरमाला। सागरमाला मतलब सागर से लगा हुआ जो माला होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर सागर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? सागर को जो हम जोड़ने की पूरी सभी बंदरगाहों को जोड़ने का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वही सागरमाला प्रोग्राम है। तो सिर्फ बंदरगाहों को आपस में जोड़ने से, बंदरगाहों को हमें हाईवे के माध्यम से और भी अन्य अन्य माध्यमों के माध्यम से जोड़ना होता है, जिससे हम उसको एडवांस बना पाए। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है? पहला, द सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब हमें यहां पर अपने इसमें जो भी पोर्ट है उसका ग्रोथ तो चाहिए, उसको ग्रोथ करना है, ग्रोथ कराना है, इसीलिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब हम मान लो हम यहां पर मध्य प्रदेश से गुजरात के कांडला पोर्ट पर, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है, वहां पर अगर उतना दूर से कुछ भेजना है तो आने जाने का खर्चा कितना बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा करें कि हम उसी दीनदयाल पोर्ट के पास में एक ऐसा कोई हब बना ले, सारा सामान ले जाकर वहां रखें, जैसे कोई जहाज आया तुरंत का तुरंत हमें वहां पर सामान पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल रहेगा। तीस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिलहाल यहां पर जो रिलेशनशिप की बात की गई उसका पूछने का तरीका अलग है। यहां पर यह सिर्फ सही और गलत बताकर आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट पर आते हैं, तो पहले तो सही है, द सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ in coastal and inland waterways shipping along with improved global port ranking। यह कथन भी अपने आप में इंडिविजुअली बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं इस पहले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि अगर यहां पर हम इस चीज को यहां पर ग्रोथ होगा तो उसका ग्रोथ होने का वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग में हमारी स्थिति बेहतर होगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो बिल्कुल इसको ही सपोर्ट कर रहा है। तीसरा, सागरमाला 2.0 जो इसका अगला चरण है, एम टू पोजीशन इंडिया अ ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइन विथ आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047। तो विकसित भारत में सिर्फ इंसानों, मतलब हर एक चीज को अगर हम अच्छा करेंगे तब जाके भारत विकसित होगा। तो ये जो सागरमाला का भविष्य है, ये तो 2.0 पे हम तभी जाते हैं जब चीजें पहले बहुत अच्छी हो चुकी होती हैं। तो कहीं न कहीं इसका भविष्य ये है। अगर ये इसकी वजह से ये इस लॉन्च किया गया, अगर ये भी सक्सेसफुल रहता है तो विकसित भारत में इसका अहम योगदान होगा। तो देखा जाए तो पहले स्टेटमेंट का भविष्य कौन सा है? तीसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है? दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं हम यहां पर। ये तीन रिलेशनशिप है। पहला, स्टेटमेंट टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो कहने का यह मतलब हुआ कि यहां पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं,
स्टेटमेंट 3, एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 बाई एम्बेडिंग देम इनटू अ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो स्टेटमेंट 3 है ये पहले स्टेटमेंट का फ्यूचर है, तो कहीं न कहीं ये दूसरा स्टेटमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 3। कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 इन दोनों में आपस में विरोधाभास है? कोई विरोधाभास नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी विरोधाभास नहीं है, ठीक है। ये इसका अगला इंप्रूव्ड वर्जन है, तो कहने का मतलब पहले का सुधरा हुआ स्वरूप क्या हो जाएगा? तीसरा। तो यहां पर दोनों में कोई भी आपस में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, कोई विरोध नहीं कर रही है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो स्टेटमेंट यहां पर बी, मतलब यहां पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले कथन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंको स्टाइलिस रेतुसा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये इससे संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है, जिसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये जो कथन दिया हुआ है इससे संबंधित कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा? पहला, इट इज एन एपिफाइटिक ऑर्किड्स, मतलब एपिफाइटिक वो प्लांट जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। दूसरा, द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंडेमिक ऐसी चीजों को कहा जाता है जो कि सिर्फ उसी स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो हम रिंको स्टाइलिस की बात कर रहे हैं ये म्यांमार में भी पाया जाता है, बांग्लादेश में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, ये पूरे बेल्ट में पाया जाता है। तो ये बोलना कि एंडेमिक की ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, ये पूरा इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है, ठीक। तीसरा, इट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? 1 और 3। यहां पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पर आते हैं। छब्बीस के बाद 29। 29 लेक तुर्काना। ये मैंने द स्टडी आईएएस में 5 दिन की मैंने मैपिंग की क्लास ली हुई थी। उस मैपिंग की क्लास में से जितना भी प्रश्न आया वो सारा का सारा यही सर था, मेरी क्लास से था, जिसमें मैंने तुर्काना लेक के बारे में भी पढ़ाया था और बताया था कि तुर्काना लेक के बारे में क्या है, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछ लिया है। तो चलो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लेक तुर्काना इज करेक्ट। तुर्काना झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इट इज लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन दी वर्ल्ड। याद रखना यहां पर सबसे बड़ी झील नहीं बोल रहा है, मरुस्थल में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील। यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर मरुस्थल में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील, इट इज अ लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन दी वर्ल्ड। दूसरा, द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान अलोंग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ सहारा डेजर्ट। बिल्कुल गलत। यह बोल रहा है कि सहारा मरुस्थल के पूर्वी किनारे पर स्थित है और यह दक्षिणी सूडान में है। बिल्कुल गलत। दक्षिणी सूडान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी ये पूरी तरह से आपको, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा आपको केन्या मिलेगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको इथियोपिया में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो साउथ सूडान दिया है, ये बस ये स्टेटमेंट देखते ही, ये लाइन देखते ही तुरंत आपको इसको गलत कर देना है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, द लेक इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द जेड सी। जेड का मतलब यहां पर ग्रीन से रिलेटेड है, हरे से संबंधित है। अब क्योंकि यहां पर बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये इसका कलर हरा हरा दिखाई देता है और इसी वजह से इसको जेड सी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर यह काफी अच्छा क्वेश्चन था जिससे हमने सीधा इसको क्लास में करवाया था, ठीक। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, 30।
which one of the following is the first plan Vivo certified reducing emission from deforestation and forest degradation project in India? ठीक है, रेड प्लस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए एक तरह की चीजें चलाई जाती हैं। तो जो भी कहीं पर भी अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे रिफॉरेस्टेशन को लेकर, चाहे एफॉरेस्टेशन को लेकर, चाहे डिफॉरेस्टेशन को रोककर अगर कोई अच्छा काम करता है, तो पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्था है जो लोगों को सर्टिफिकेट देती है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये समुदाय बेस्ड चीजें होती हैं जो वहां के लोग मिलकर उस चीज को बचाते हैं, उस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है वीवो सर्टिफिकेशन। तो वीवो सर्टिफिकेशन किसको मिला है? यहां पर ये 25 सालों से संस्था काम कर रही है जिसे दुनिया भर की मान्यता मिली हुई है। तो ये सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है? तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा खासी हिल कम्युनिटी। तो मतलब यहां की कम्युनिटी ने मिलकर यह काम किया है, खूब पौधे लगाए हैं और जहां पर जो है पौधे बिल्कुल पौधे थे नहीं वहां पर भी लगाए, साथ में जो पौधे काट रहे तो उसको कम भी किया। तो जब इतना अच्छा काम किया तो इनको ये सर्टिफिकेट भी इनको मिल गया, किससे? वीवो सर्टिफाइड से। ठीक, 25 सालों से काम कर रहा है। तो यहां पर स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? खासी हिल। अगर इसमें पूछ लेता पूर्वी या पश्चिमी, तो ईस्टर्न खासी हिल, पूर्वी खासी पर्वत। ठीक है, जो कि कहां पर पड़ेगा? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत के नाम आपने सुने होंगे, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ना कि हिमालय का। तो यहां पर सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन, इसके अलावा 32। बत्तीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। With respect to the Western Hulog Gibbons, which of the following statement is are correct? यहां पर एक बात बता दूं, भारत में वैसे तो अलग अलग बंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती, उसमें एक प्रजाति एप है। तो भारत में एप की एकमात्र प्रजाति कौन सी है? हुलॉग गिबन्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हुलॉग गिबन्स के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है वो पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? पहला, A sanctuary in northeast India is home to this ape species, देखो ape लिखा हुआ है, listed as endangered in the International Union for Conservation of Nature। तो IUCN की लिस्ट में, ठीक है, इसको जो है रेड लिस्ट में रखा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, they have specialized brachiation and can easily swing between trees। पहली बात, ये प्रोनाउंसिएशन इसका सबका अलग अलग है, कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्पेशलाइज्ड ब्रेचिएशन इसका मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधों पर एक टहनी से दूसरे टहनी पर अपने हाथ के माध्यम से जंप करते हैं। कई सारे बंदर ऐसे होते हैं जो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, ये ना पूंछ का इस्तेमाल करते हैं ना पैरों का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ हाथों से पकड़कर एक हाथ से दूसरा हाथ, ना पूंछ ना पैर दोनों का। अगर जो सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग करके एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचिएशन। ठीक है, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रांचिएशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज, बिल्कुल सही है। दे पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ट लाइक गोरिल्ला येट आर रिमार्केबली एजाइल ट्री क्लिम्बर। ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत मजबूत और ये सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7-8 किलोग्राम इनका वजन होता है, और जहां तक हम बात करेंगे गोरिल्ला का, ये एक टन से ज्यादा, सॉरी यहां पर 100 किलोग्राम से ज्यादा इनका वजन होता है, 50 से ऊपर ही रहेगा इनका। तो कहने का मतलब इनका और इसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, छोटे मोटे जीव होते हैं बेचारे। तो यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो यहां पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33, अब इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें ढूंढना पड़ता है, तो बेहतर है कि क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि कौन कौन सारे। 33 पर आते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर सीधा सीधा पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन यहां पर
टू द पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले हैं इसमें। चलो लगाते हैं दिमाग इसमें फिर। Which of the following best explain the rationale for protecting mangrove ecosystem in the context of climate resilience? ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर क्या पूछ रहा है, रेशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, मतलब यहां पर मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के, मैंग्रोव के प्रोटेक्शन को लेकर यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट, मैंग्रोव्स रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है। जो मैंग्रोव जो कि खारे पानी में होते हैं, इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, मतलब निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। रिड्यूस टाइडल एनर्जी, बिल्कुल, जो टाइड आता है, जो मृदा अपरदन करता है उनको वो सोख लेता है, तो मृदा अपरदन नहीं होगा, तो टाइडल एनर्जी को सोखता है, साथ में फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल, सभी को फ्रेश वाटर चाहिए, इसको भी चाहिए होता है। मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पैडी कल्टीवेशन इन सैलाइन एस्टराइन बेल्ट। क्या जो धान है ये क्या खारे पानी में उगता है क्या? नहीं, तो यहां पर खारे पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो भी मैंग्रोव होते हैं ये खारे पानी में होते हैं, ये इंटरटाइडल जोन पाए जाते हैं जहां पर समुद्र का पानी की खारापन वहां पर रहता है, तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा आते हैं, देयर साल्ट सेंसिटिव रूट। अब यहां पर एक शब्द यूज किया गया, साल्ट सेंसिटिव रूट, ये गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूं मेरी स्किन, मेरी जो चमड़ी है इससे जो है बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी पड़ रहा है, इसका तो यही मतलब होता है। अब यहां पर बोला है देयर साल्ट सेंसिटिव, अब वो उसका रहना खाना पीना सब कुछ वहां पर खारे पानी में है। अगर सब कुछ खारे पानी में है तो ये साल्ट सेंसिटिव कैसे हो सकता है? अगर साल्ट सेंसिटिव होगा तो ये वहां पर सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, तो यहां पर साल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, तो साल्ट सेंसिटिव जो यहां पर लिख दिया, इसकी वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा पर आते हैं, by withstanding tidal surge and offering biomass resource, mangrove function both as natural bioshield and livelihood base for rural community। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंग्रोव ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर तटीय क्षेत्रों को ही नहीं बचाता, ये वहां पर लोगों को लाइवलीहुड, वहां पर जीवन यापन के लिए बहुत सारे साधन भी देता है, चाहे वहां के जो लोकल लोग होते हैं वहां पर जाकर उसकी लकड़ियों को यूज करते हैं खाना बनाने में, और भी कई सारे कारणों की वजह से, और भी कई सारी चीजों में। तो यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, यहां पर पहला गलत है, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा? यहां पर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो गया 33। हाँ, in what ways does the Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistics policy? सबसे पहली बात, यहां पर ये जो विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट है ये मिलेगा कहां पर? केरल में। ये केरल मिलेगा, नाम क्या है? इंटरनेशनल सीपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर सीपोर्ट क्या हम बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय सीपोर्ट इसलिए बनाएंगे क्या कि वहां पर बड़े बहुत ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आए? वो तो अपना जहाज वहाज से आ जाएंगे, छोटे मोटे जहाजों से आ जाएंगे, उसके लिए यहां पर हम अरबों खरबों, यहां पर करोड़ों अरबों रुपए खर्चा नहीं करेंगे। तो चलो आते हैं, बाई फंक्शनिंग एक्सक्लूसिव एज डोमेस्टिक कार्गो। सबसे पहली बात, यहां पर इंटरनेशनल बोल रहा है और यहां पर बात किसी चीज कर रहा है? डोमेस्टिक कार्गो हब। क्या ये दोनों जो है सही हो सकता है? आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो यहां पर जो इसने डोमेस्टिक बोला ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इंटरनेशनल कार्गो हब, इसको हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यह चीज बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे पर आते हैं, बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म एंड हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरलास प्रोफाइल एज अ मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन। ठीक, तो यहां पर अब किस चीज की बात की जा रही है? क्रूज टूरिज्म की। वही जैसे मैंने बोला, यहां पर हम अरबों रुपए खर्च करके हम टूरिज्म के लिए इसको कि लोग आए जाएं, उनकी वहां पर सेवा हो, ये तो हम करेंगे नहीं। अगर यहां पर हम इसको इंटरनेशनल सीपोर्ट बना रहे हैं तो हम चाहेंगे यहां पर भर भर कर कंटेनर आए, खूब जहाज आए, खूब व्यापार हो, खूब ट्रेड हो,
तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर यह चीज महत्वपूर्ण है, न कि यहां पर टूरिज्म के लिए। तो यह स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ठीक है। और वैसे अगर यहां पर पहला दूसरा गलत हो गया, फिर इसके बाद एक ही ऑप्शन ही बचता है आपके पास, कौन सा, तीसरा। बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट, सिंपल सी बात है, वहां पर कोई अगर बंदरगाह जितना गहरा होगा वो उतना ज्यादा उपयोगी होता है। तो बाय लिवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एनहांस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रीपोजिशन इंडिया इन रीजनल मैरीटाइम ट्रेड। तो कहने का मतलब इसका ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, 35। आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है बताओ ये किस नदी से संबंधित है। पहला, इट हैज अ एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ये इसका पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है पूरा, मतलब ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है। तो एंटीसीडेंट वो नदियां कही जाती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है और हिमालय बनने के बाद भी उनकी दिशा परिवर्तित नहीं हुई है, वो हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश कर रही हैं। चाहे यहां पर सिंधु नदी हो गया, चाहे सतलज हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो गया, चाहे अलकनंदा हो गया, चाहे यहां पर कोसी हो गया, ये सब के सब एंटीसीडेंट कहलाते हैं। तो फिलहाल क्या यहां पर तीस्ता एंटीसीडेंट है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो इसको गलत करो, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज। दूसरे बात है इट फ्लो थ्रू 3 कंट्रीज, 3 देशों में कौन कौन सी बह रही है। तीस्ता वैसे भी 2 देशों में बह रहा था, हटाओ इसको। सिंधु नदी 3 देशों में बह रहा है, ब्रह्मपुत्रा 2 देशों में, ठीक है, तो इसको हटा दो, चीन और भारत। तीसरे तो यहां पर सतलज भी 3 देश, मतलब चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान दोनों ही। इट ओरिजिनेट इन द तिब्बत प्लेट्यू एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन, बिल्कुल दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है इरिगेशन में, ठीक है। अब इट डज नॉट फॉर्म ट्रिब्यूटरीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर थी। एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, बहुत सारी वितरिकाएं होती हैं, क्योंकि जब नदी अपने मुहाने पर ढेर सारी मिट्टी जमा कर देती है तो उसका पानी इधर से निकल जाता है, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है। तो नदी का डिवाइड होना ही, नदी का अलग होना ही, वही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो गंगा नदी की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जब वहां पर मिट्टी जमा कर देगा तो यहां पर बहुत सारे, यहां पर अलग अलग दिशा में नदियां निकलेंगी, सब उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, सब उसकी वितरिकाएं हैं। तो यहां पर इंडस ये खुद डेल्टा बनाता है, तो इसके साथ भी बहुत सारी वितरिकाएं जुड़ी होंगी। बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी बचा, सतलज। तो सतलज आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 35 का सी। Which of the following with reference to Indian state are not correct? पहला, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स, यहां पर जो है भारत के राज्यों से कौन संबंधित, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, वो बताना है। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, किसी देश से नहीं। तो 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, 8 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है, किसका, उत्तर प्रदेश का। दूसरा, राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, नहीं। यहां पर देखने में जरूर लगता है कि राजस्थान की बहुत लंबी सीमा है, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल है जिसकी सबसे लंबी सीमा है, जो कि बांग्लादेश से लगी हुई है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा होगी, ना कि राजस्थान का। अगर यहां पर पश्चिम बंगाल होता तो ऑप्शन बिल्कुल सही होता, फिलहाल नहीं है तो हमें गलत करना होगा। तीसरा, सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट 1 अदर इंडियन स्टेट। यह बोला है कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक भारतीय राज्य से लगती है। जैसे मान लो चलो सिक्किम का पश्चिम बंगाल से लग रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यह एकमात्र है। वैसे भी मैंने हर बार बोला है कि जब कभी यूपीएससी में ओनली शब्द आ जाए तो उसके गलत होने के चांस 90% अधिक हो जाते हैं, और हुआ यही, क्योंकि मेघालय
सिक्किम ही नहीं, मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ आसाम से लगती है और बाकी किसी राज्य से नहीं। तो यहां पर ओनली बोलने की वजह से ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट गलत। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही, लेकिन इसने क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले स्टेटमेंट पर, अगले प्रश्न पर। हाँ, अब ये भी इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द अराइवल ऑफ आमूर फॉल्कन एट डोयांग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज करेक्ट? ठीक है, यहां पर एक स्टेटमेंट आमूर फाल्कन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये आमूर फाल्कन वो पक्षियां होती हैं जो माइग्रेट करके बहुत दूर से प्रवासन करती हैं और ये भारत की तरफ आती हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि साइबेरिया वाले क्षेत्र से डायरेक्ट उड़े और डायरेक्ट आकर भारत में रुकेंगे। उनको जगह जगह स्टॉपेज की जरूरत पड़ेगी। इतनी ताकत इतनी नहीं है कि वो डायरेक्ट उड़कर यहां तक आ जाएंगी। भूख लगेगी, बीच में खाना खाने के लिए उनको रुकना पड़ेगा बीच बीच में। इसलिए ये बोल रहा है कि अमूर फाल्कन एट डोयांग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया। इसका मतलब ये नहीं कि मंगोलिया से आ रहे हैं, वो चीन और रूस की सीमा के पास से आ रहे हैं जहां पर अमूर नदी है। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट पर आते हैं। इट शो केसेस हाउ सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड। जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, इसकी कहानी जानते हो, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ये अमूर फाल्कन आज से काफी समय पहले की बात है, नागालैंड में इस झील के पास यहां पर बहुत अमूर फाल्कन आते थे। लोग डर जाते थे, उनको लगता था उनके गांव पर अटैक हो गया है, उनके क्षेत्र पर पक्षियों ने अटैक कर दिया, कुछ अशुभ मान लेते थे। तो जिसकी वजह से पहले बहुत सारे अमूर फाल्कन को वहां के लोकल लोग उसको मार देते थे। जब अध्ययन किया गया तो ये धीरे धीरे करके पता चला कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं, ये वापिस चले जाएंगे, ये हमें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जो लोग पहले उसको मारते थे वही सबसे बड़े उसके रक्षक बन गए। अब उनको कोई, आप भी जाकर चाहेंगे तो उनको छू नहीं पाएंगे आप, यहां के लोग उसको पूरा बचाते हैं। तो फिलहाल यहां पर यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, कि यहां पर किस तरह से लोकल लोगों ने एफर्ट लगाए कि वहां पर लोगों को वहां पर पक्षियों को बचाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड बैक टू देयर स्टॉप वर्ड साइट। यहां पर बोला है, ये जो है ये दिखाता है कि हमारा ट्रैकिंग एक टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, और यही नहीं, ये वहां के पक्षियों को गाइड करता है कि उनको कहां जाना है। हमें पक्षी को क्या जीपीएस हमने दे रखा है क्या? पक्षी को हम मोबाइल दे रखे हैं कि देखो इससे ऐसे जाना है? पक्षी को कोई मतलब नहीं है। उनके गर्दन पर, उनके पैर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है, जैसे आपने कई बार मूवी में देखा होगा ट्रैकिंग के लिए। तो उससे हम ट्रैक करते रहते हैं पक्षी कहां जा रही है, कहां उतर रही है, क्या खाती है, कैसे रहती है, उसकी अध्ययन करते हैं हम। लेकिन ये उनको गाइड करे, ये गलत हो जाएगा। ये जो है, ये टेक्नोलॉजी उनको गाइड नहीं करती, ट्रैक करती है लेकिन गाइड नहीं करती। तो यहां पर ये जो गाइड लिख दिया है, इसकी वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, इट कंफर्म्स दैट अमूर फाल्कन हैव एडॉप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडियन ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट चेंज। ये यहां पर भारत निवास करने नहीं आए हैं, ये बस सर्दियों से बचने के लिए कुछ समय के लिए भारत आए हैं, वापिस चले जाएंगे अपने घर। तो यहां पर ये जो लिख दिया है कि परमानेंट रेसिडेंसी, कोई परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है, इनका कुछ समय का प्रवासन है, कुछ समय का माइग्रेशन है। ये बस आए हैं, जहां यहां पर ठंडी बीती उसके बाद ये वापस अपने घर लौट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट परमानेंट की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा कथन यहां पर गलत है, पहला सही हो जाएगा। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 ओनली। ठीक है, क्योंकि करेक्ट पूछा है तो यहां पर 1 ओनली ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, 40 पे ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का। Ships from which of the following country have the crossed the Strait of Hormuz to reach out Indian Ocean? ये सेम मैंने इसको जो है द्रोणाचार्य बैच में मैपिंग की क्लास में एग्जैक्ट ये प्रश्न हमने करवाया था। ये हमने ऐसे ही बताया था कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ईरान से अगर आपको हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज जल डमरू मध्य पार करके हिंद महासागर जाना है तो आप कैसे कैसे जाओगे, कौन कौन से देश पड़ेंगे, उनको मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम भी बताया था।
तो जो पर्शियन गल्फ से लगे हुए देश हैं, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ेगा उनको होकर, कौन कौन से देश है, बहरीन, कतर, ये दोनों, इनका सीरिया से, इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। हार्मुज जल डमरू मध्य का सीरिया से और इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, और यहां पर सही क्या हो जाएगा, बहरीन, कतर। अगर यहां पर यूएई दिया होता वो भी सही होता, ओमान दिया होता वो भी सही होता, सऊदी अरेबिया दिया होता वो भी सही होता। फिलहाल वो सब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बहरीन और कतर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मतलब 1 और 3 बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे सर्च करने से चलिए, यहां पर जितने भी ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट के प्रश्न थे उन सभी का डिस्कशन मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, यहां पर जो भी प्रश्न थे, जब तक हर प्रश्न की कहानी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, चीजों को जोड़कर नहीं देखेंगे, चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको ये चीज अच्छे से समझना होगा कि टॉपिक को हमें जोड़ जोड़कर पढ़ना है। अगर तुर्काना झील पूछ रहा है तो तुर्काना झील के आसपास की चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हार्मुज जल डमरू मध्य लगातार न्यूज में है तो उसके आसपास की चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो अगर जब तक आप चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सीधी सीधी चीजों को पढ़कर आप याद कर लेंगे तो समस्याएं आएंगी। अगर आपको यहां पर आमूर फाल्कन की कहानी नहीं पता है तो यहां पर क्वेश्चन को रिलेट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारी की सारी चीजों को जोड़कर कुछ इसी तरीके से यहां पर द स्टडी आईएएस में सभी को पढ़ाया जाता है। यही अप्रोच है और वो अप्रोच काफी हद तक काम की है। जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ 5 क्लास में हमने जो भी मैपिंग कराया था, मैपिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सारा ही फंस गया। ये होता है थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ने और एनालाइज करने से इस तरह से प्रश्न फंसते हैं। तो चलो बच्चों, बाकी इसी तरीके से आप जिनका पेपर अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ वो भी डिमोटिवेट ना हो और अगले एग्जाम के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए लग जाए अभी से। और यहां पर रेस्ट नहीं करना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।